तो जावा में सारे लूपिंग स्ट्रक्चर सेम है, जैसे हम लोग पहले लूपिंग स्ट्रक्चर्स पढ़ रहे थे, याद है आपको सारे के सारे? यस सर, सी प्लस प्लस में। हाँ, एकदम सेम लूपिंग स्ट्रक्चर है, कुछ अलग नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर भी तीन लूप आपको देखने को मिलेंगे बेसिकली, एक फॉर है, दूसरा वाइल है, और तीसरा डू वाइल है। ठीक है, एक और लूप देखने को वाइल, मिलता यस है सर। फॉर ईच लूप, ये तो हमें अभी नहीं पढ़ना है, ये हमारे पोर्शन में नहीं है, बट बाकी सारे लूप सेम है, लिखने का तरीका भी सेम है। आज हम लोग कुछ लूपिंग के कॉन्सेप्ट देख लेते हैं फटाफट। ठीक है, लिखना कैसे, एकदम यस सर। सेम जैसे हम लोग पहले लिखा करते थे, एकदम सेम वैसे ही लिखना है, कुछ अलग नहीं है, कुछ नया नहीं है। दिखाता हूं मैं आपको। फाइन। एक नया फटाफट ओपन कर लेते हैं फाइल। प्रो 35 तक हो चुका है हमारा। प्रो 36 पे आ जाते हैं, क्लास बना लेते हैं अपना। ठीक है, सिमिलर क्लास बनाना है वैसे ही बनाएंगे, ठीक है ना। फिर इंटर मेन, मेन बनाना है हमें। अब मेन के अंदर कोड करना है एज यूजुअल, हम लोग जैसे कोड करते हैं। फॉर लिखने का तरीका, फॉर लिख लेंगे, एक कंट्रोल वेरिएबल बना लेंगे आई के नाम पे, जैसे बना लिया मैंने यहाँ पे देख, 1 से उसे इनिशियलाइज कर दिया मैंने, आई इक्वल्स स्मॉलर देन इक्वल्स टू 10 ले लिया, दैट इज अ कंडीशन, एंड आई प्लस प्लस दैट इज अ इंक्रीमेंट ऑफ आई। ठीक है, यहाँ जैसे मैं सी यस आउट सर। ना लिख के यहाँ मैं लिख दूंगा सिस्टम डॉट प्रिंट आई, सिस्टम तो बेसिकली इसका आउटपुट क्या होगा, 1 से लेकर 10 तक इसका प्रिंट करेगा। 1 से लेकर ठीक 10 है, तक। एक के नीचे एक प्रिंट करेगा। सर क्यों एक के नीचे एक प्रिंट करेगा? क्योंकि सर आपने प्रिंट के बाद एलएन लगाया है, अगर प्रिंट के बाद एलएन नहीं लगाते तो क्या होता, तो सर यहाँ पर कुछ नहीं, हमारा जो भी आउटपुट होता वो साइड बाय साइड होता। कोई डाउट नहीं है? तो सर। ठीक है, ग्रेट। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फाइन, अब मैं सेम चीज को ना वाइल लूप से बनाने वाला हूं। वाइल, अब वाइल के अंदर कंडीशन दे दिया आई स्मॉलर देन इक्वल्स टू 10, साउथ आई, और लास्ट में हम लोग आई प्लस प्लस भी कर देंगे। ठीक है, क्योंकि आई यहां पर नहीं बता रहा है तो मैं क्या करूंगा, मैं आई को बाहर इनिशियलाइज कर दूंगा, मैं आई को बाहर क्या करूंगा, इनिशियलाइज कर दूंगा। ठीक है, आई, सर आई को बाहर क्यों बनाया आपने? देखो मैंने अभी फिलहाल आई को फॉर के अंदर बनाया था, इंट आई इक्वल्स टू, अब फॉर के अंदर बनाया है, तो फॉर के अंदर बनाया हुआ चीज या फिर किसी भी फंक्शन के अंदर बनाया हुआ चीज उसे फंक्शन के बाहर से कैसे यूज कर सकते हैं, पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए हमने आई को बनाया। फिर से मैं आई को यहाँ 1 दे दूंगा, और फिर से मैं यहाँ पर आई को 1 देकर डू वाइल लिखूंगा, डू साउथ आई, आई प्लस प्लस, और मैं क्या करूंगा यहाँ पर वाइल लिखूंगा, डब्ल्यू एच आई के लिए वाइल, आई लेस देन इक्वल्स टू 10। ठीक है, हो गया मेरा काम। वाइल, फॉर लूप, वाइल लूप एंड डू वाइल लूप तीनों मैंने बना लिया। ठीक है, मैं राइट क्लिक करूंगा, रन करूंगा, इनके कैरेक्टरिस्टिक सेम, सब कुछ सेम, ए टू जेड सब कुछ सेम। अगर आपने सी में ये सारे के सारे चीज ढंग से पढ़े हैं तो मुझे नहीं लगता कि मुझे एक भी बार इसे बताना पड़ेगा। मैं एक बार फिर से ना क्या कर देता हूँ, यहाँ साउथ लिख देता हूँ, सिस्टम डॉट प्रिंटलन में लिखता हूँ आउटपुट ऑफ फॉर लूप। ठीक है, आउटपुट ऑफ फॉर लूप, मैं इसी को कॉपी कर लूंगा, मैं यहाँ पेस्ट कर दूंगा,
वाइल, और मैं यहाँ फिर से पेस्ट कर दूंगा, डू वाइल। ठीक है, डू वाइल। ठीक, देखते हैं। तीनों लूप मैंने सेम बनाए हैं, वो 10 तक ही प्रिंट करने वाले हैं, कुछ अलग यहाँ प्रिंट नहीं होने वाला। मैं क्या करता हूँ, मैं फटाफट इसे रन कर देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे देख पाओगे आउटपुट ऑफ फॉर लूप आ गया 1 से लेकर 10 तक। आउटपुट ऑफ वाइल लूप आपको दिख रहा होगा, आउटपुट ऑफ वाइल लूप ये भी 1 से लेकर 10 तक आ चुका है। ठीक है, और आउटपुट ऑफ डू वाइल लूप ये भी 1 से लेकर 10 तक आ चुका है। ठीक है ना? ठीक है, यस सर। सेम कंडीशन सेम सब कुछ, कुछ अलग नहीं लगाने के लिए, बस दिखाना था तो मैंने आपको दिखा दिया। मोरलेस इसको दिखाने की भी जरूरत नहीं पड़ती। इफ यू आर नोइंग अबाउट द सी प्लस प्लस, देयर इज अ सेम थिंग, कोई कंडीशंस में कोई सिंटैक्टिकल किसी भी तरह का डिफरेंस नहीं आपको देखने को मिलेगा। ठीक, अब एक और प्रोग्राम बनाने वाले हैं। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं ब्रेक एंड कंटिन्यू के बारे में। इसको भी हमने सी प्लस प्लस में पढ़ा है, इट्स वेरी सिमिलर टू द लाइक दैट, कुछ भी इसमें अलग नहीं है। मैं क्या फॉर लूप बनाने वाला हूँ, और मैं ब्रेक एंड कंटिन्यू को स्टेटमेंट में, बस ब्रेक एंड कंटिन्यू एक बार स्टेटमेंट आपको समझाना चाहूंगा। क्या होता है ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट? बेसिकली हम लोग अगर किसी लूप को तोड़ना चाहते हैं, किसी लूप को तोड़ना चाहते हैं, या फिर तोड़ना किसी लूप चाहता के है, किसी ब्रेक करता इटरेशन को है। स्किप करना चाहते हैं, एट दैट टाइम वी कैन यूज द ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट। ठीक है, यस किसी सर। भी इटरेशन को या किसी भी टाइम में कोई भी चीज स्किप करना चाहते हैं, देन ओनली वी आर यूजिंग अ ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट। तो जावा कंटिन्यू स्टेटमेंट पहले हम लोग देखेंगे। ठीक है, सो जावा कंटिन्यू स्टेटमेंट के बारे में पहले हम लोग देखेंगे। मैं लिख देता हूँ साउट जावा कंटिन्यू स्टेटमेंट्स। ठीक है, अब जावा कंटिन्यू स्टेटमेंट कैसे काम करता है मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। मैं लिखता हूँ इंट आई इक्वल्स टू 1, आई स्मॉलर देन इक्वल्स टू 10, आई प्लस प्लस। ठीक है ना? मैं लिखूंगा इफ जो मेरा आई है, अगर जो मेरा आई है अगर वो बराबर हो जाता है 5 के, तो क्या करो तुम, स्किप कर दो, मतलब कंटिन्यू कर दो, कंटिन्यू कर दो, सेम है। और मैं अगर अगर वो इफ के बराबर नहीं है ना, तो एल्स में जाके यहाँ तो एल्स ऐसे भी एल्स में लिख दूंगा तो भाई ये ऐसे भी ये ट्रू हो जाएगा, तो प्रिंट ही नहीं करेगा, तो ऑब्वियस सी बात है। तो मैं एल्स नहीं लिखूंगा, मैं डायरेक्टली साउट लिख दूंगा, और मैं साउट कर दूंगा आई को। अच्छा, ये सर आपने इसे एल्स नहीं लिखा है, एल्स नहीं लिखने से क्या हो रहा है, देखो, एल्स नहीं होने पर क्या होता है, कंडीशन अगर ट्रू है तो हमारा, कंडीशन अगर फॉल्स है, सोचो कंडीशन अगर फॉल्स है तो ये प्रिंट करेगा, इवन कंडीशन अगर ट्रू है तो भी ये प्रिंट करेगा। समझ में आया? क्योंकि ये इफ का पार्ट ही नहीं है, इफ के एल्स का पार्ट ही नहीं है। इज इट क्लियर? नहीं है। अब यस यहाँ पर सर। सर बोलोगे सर एक मिनट, अगर कंडीशन ट्रू है तो भी प्रिंट करेगा, कंडीशन फॉल्स है तो भी प्रिंट करेगा? हाँ, दोनों में प्रिंट करेगा, क्योंकि इफ का पार्ट ही नहीं है, ये अलग दूसरा स्टेटमेंट है। इफ एक स्टेटमेंट 1 हो गया, और प्रिंट वाला एक जो स्टेटमेंट 2 हो गया, ये अलग स्टेटमेंट है। ठीक है, अब यहाँ समझने वाली बात ये है कि अगर यहाँ कंटिन्यू नहीं लिखा रहता तो भी ये प्रिंट होता। हाँ सर, होता। ठीक है, अगर अंदर कंटिन्यू नहीं लिखा रहता तो भी ये प्रिंट होता, मतलब 5 भी प्रिंट होता। मैं बोलूंगा हाँ। देखते हैं कैसे। मैं लिखता हूँ साउट, मैं लिखता हूँ हेलो। अभी देखो, कहने का मतलब ये है कि सर आई का वैल्यू जब 1 था तो ये कंडीशन फॉल्स था। ठीक है, आई का वैल्यू 1 था तो ये कंडीशन फॉल्स था कि नहीं था? फॉल्स था सर। है ना? कंडीशन फॉल्स था तो किस में जाएगा? किसी में नहीं जाएगा। फॉल्स हो गया तो उसके अंदर अंदर किसी तो में नहीं जाएगा नहीं जाएगा, सर, हाँ। हेलो तो प्रिंट करेगा नहीं। ठीक है, उसका यस नेक्स्ट सर। स्टेटमेंट क्या है? आई का वैल्यू। प्रिंट करने का। नेक्स्ट स्टेटमेंट ये वाला है, आई तो प्रिंट कर देगा सर, आई को प्रिंट कर यस देगा सर। 1। ठीक है, फिर 2 प्रिंट कर देगा, फिर 3 प्रिंट कर देगा, फिर 4 प्रिंट कर देगा, फिर एक टाइम ऐसा आएगा जब आई का वैल्यू 5 हो जाएगा, तो कंडीशन ट्रू हो जाएगा। यस सर। तो क्या प्रिंट करेगा? हेलो हेलो। प्रिंट कर देगा। ठीक है ना? हेलो प्रिंट कर देगा। और ये
ये जो प्रिंटिंग वाला लाइन है ये तो है नहीं, ये तो इफ के साथ जुड़ा ही हुआ ही नहीं है। तो ये हेलो प्रिंट करने के बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है, फिर से आई को प्रिंट करना है, तो हेलो और 5 प्रिंट करेगा। समझ में आया? फिर 6 प्रिंट करेगा, 7 प्रिंट करेगा, 8 प्रिंट करेगा, 9 प्रिंट करेगा और 10 प्रिंट कर देगा। कुछ इस तरह का हमें आउटपुट देखने को मिलने वाला है। और मैं क्या करूंगा, मैं एलएन हटा दूंगा, यहाँ प्लस लगा के मैं डबल कोट्स देकर इसे ना थोड़ा स्पेंड कर दूंगा। ठीक है, मैं क्लिक करूंगा, रन करूंगा, देखता हूं कि मेरा काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, मेरा जो मैंने लिखा है सेम आउटपुट आ रहा है कि नहीं आ रहा। आप देख सकते हो एक क्योंकि ये प्रिंटिंग लाइन में यहां पर हमारा एलएन लगा हुआ था इसलिए लाइन ब्रेक हो गया, बट हमारा आउटपुट एकदम सेम है ना, हमारा आउटपुट यस सर। परफेक्टली एकदम सेम। ठीक है, बट सर अगर मैं यहां कंटिन्यू लिख देता तो क्या होता, कंटिन्यू लिख देता तो क्या होता। बेसिकली देखो अगर यहां मैं कंटिन्यू लिख दूंगा ना तो सर बस एक ही चीज होगा जो आपको समझने वाली बात है। सर अगर आप यहां कंटिन्यू लिख दोगे एट दैट टाइम ऑफ मूवमेंट, आपके इस ये कंटिन्यू जैसे एग्जीक्यूट होगा उसके नीचे जो भी चीज लिखा रहेगा वो भी एग्जीक्यूट नहीं होगा। समझ में आया? ये कंटिन्यू जैसे होगा, अभी नॉर्मली क्या होता है सर कि इफ के अंदर आता है ना, मैं इसको ना डायग्रामिक वे में आपको समझाता हूं तो शायद आपको ज्यादा समझ में आएगा। ये चीज हमने पढ़ा है और कंटिन्यू के स्टेटमेंट्स को आपको पता होना चाहिए, फिर भी मैं एक चीज बता रहा हूँ। ठीक है, फिर भी मुझे लग रहा है तो मैं एक बार फिर से आपको रिकैप करवा दे रहा हूँ। ठीक, यस सर। देखते हैं। देखो सबसे पहले क्या हो रहा है कि सबसे पहले हमारा ये लूप के अंदर आ रहा है, फिर कंडीशन में जा रहा है, फिर कंडीशन में जाने के बाद अंदर आके स्टेटमेंट 1 को देख रहा है, स्टेटमेंट 2 को देख रहा है। अगर स्टेटमेंट 1 फॉल्स है तो स्टेटमेंट 1 खत्म। मैंने कहा इस वाली स्टेट अगर इफ का कंडीशन फॉल्स है तो कंटिन्यू में तो जाएगा ही नहीं। ठीक है ना, तो कहां जाएगा, नेक्स्ट प्रिंटिंग वाले पे जाएगा और प्रिंट कर देगा। ठीक है, अब जैसे प्रिंटिंग वाले पे जाएगा तो जैसे प्रिंटिंग वाले के बाद और कोई स्टेटमेंट है नहीं तो कहां जाएगा, आई प्लस प्लस में जाएगा। आई प्लस प्लस में। यस अब सर। एक टाइम आया जब आई का वैल्यू 5 हो गया, आई का वैल्यू क्या हो गया, 5 हो गया, आई। है ना। अब आई का वैल्यू 5 हो गया, इस टाइम ऑफ पीरियड में आपको दिमाग में ये रखना है कि जैसे कंटिन्यू स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है, भले ये स्टेटमेंट इफ का नहीं है, भले ये स्टेटमेंट इफ का पार्ट नहीं है, पर कंटिन्यू स्टेटमेंट जैसे जैसे रन होगा ना वो ऑटोमेटिकली कहां यहीं से उठा के कहां ले जाएगा कर्सर को, प्लस प्लस में। समझ में आ गया? लूपिंग का जो हमारा जो भी इटरेशन का जो भी पॉइंटर होगा ना उसे ऊपर उठा के प्लस प्लस में लेकर चला जाएगा। क्लियर? मतलब सर ये कंटिन्यू लिख देने पर सर ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट ही नहीं होगा। मैं बोलूंगा हाँ भाई ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा क्योंकि ये स्टेटमेंट कंटिन्यू के बाद लिखा हुआ है, और अगर उससे पहले मैं लूप को घुमा के ऊपर प्लस प्लस में लेकर चला जाऊंगा तो इस पे तो आने ही नहीं दूंगा, और ये आएगा ही नहीं तो भाई ये एग्जीक्यूट कैसे होगा, प्रिंट कैसे होगा, होगा ही नहीं प्रिंट, है ना। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा सर इस केस स्टडी में, मेरा आंसर हो जाएगा 1 2 3 4 4। 5। नहीं सर 5 नहीं होगा सर, 5 स्किप हो जाएगा, 6 7 आई स्किप हो 8 जाएगा। 9 एंड 10। दैट्स इट, दैट्स फॉर माय आंसर। सो रन करते हैं इस कोड को फटाफट। मेरा आंसर आ गया, एकदम सेम टू सेम आंसर आया मेरा। 5 स्किप हो चुका है, देखोगे 4 एंड 6 के बीच में 5 नहीं है, एंड कंटिन्यू काम कर रहा है परफेक्टली। ठीक है, अब ये सेम स्ट्रक्चर को मैं ब्रेक के साथ यूज करने वाला हूं। इस सेम स्ट्रक्चर को मैंने यूज करूंगा ब्रेक के साथ। ब्रेक क्या करेगा मेरे लिए मैं दिखाता हूं आपको। साउट एन लगा दूंगा और मैं लिख दूंगा, मैं इसको लगाने की जरूरत नहीं मुझे, मेरे पास एक है। ठीक है, ब्रेक। ब्रेक स्टेटमेंट। ठीक है, अब ये ब्रेक स्टेटमेंट क्या करेगा, मुझे यहाँ ब्रेक स्टेटमेंट यूज करने के लिए यहाँ ब्रेक भी लिखना होगा, ब्रेक। ठीक है, अब ये ब्रेक स्टेटमेंट क्या कर देता है सब देखते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं हम लोग। ब्रेक स्टेटमेंट क्या करेगा मेरे लिए, ब्रेक स्टेटमेंट कुछ नहीं करेगा सर। सबसे पहले हम लोग आएंगे यहाँ, फिर रिटर्न कहां जाएंगे, कंडीशन पे, फिर आएगा इफ चेक करेगा। इफ चेक करेगा अगर 5 के बराबर है तो क्या कर देगा, ब्रेक कर देगा। अभी आई का वैल्यू फिलहाल 1 है, फिलहाल क्या है 1 है,
तो ये तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगा, तो नेक्स्ट वाले स्टेटमेंट में जाएगा और इसे प्रिंट कर देगा, ठीक है ना, प्रिंट कर देगा। ये तो हमें समझ में यस आ गया सर। सर, आई का वैल्यू 1 प्रिंट कर देगा। फिर आई का वैल्यू 2 होगा, 2 प्रिंट कर देगा, 3 होगा, 3 प्रिंट कर देगा, 4 होगा, 4 प्रिंट कर देगा। जैसे आई का वैल्यू 5 होगा, इन दैट केस जब आई का वैल्यू 5 हो जाएगा, इन दैट केस ये कंडीशन क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, है ना। तो ये इसे ब्रेक कर देगा। ब्रेक करने का मतलब क्या है, ये लूप दोबारा जब दोबारा सब कुछ खत्म होने के लूप जब ऊपर जा रहा था इटरेट करने के लिए, ऐसा कुछ भी नहीं करेगा। वो डायरेक्टली क्या करेगा, लूप से बाहर निकाल के ले आएगा मुझे। क्या करेगा, लूप से बाहर निकाल के ले आएगा पॉइंटर को, लूप माने हमारा जो आई का पॉइंटर है ना, उसको बाहर निकाल के ले आएगा और मेरा लूप वहीं खत्म हो जाएगा। तो मेरा आंसर क्या होगा, मेरा आंसर होगा बेसिकली, ब्रेक हो जाएगा। हाँ मेरा और आंसर होगा 1 2 3 4। 4 5 भी नहीं हो। यस सर। क्यों 5 पे ब्रेक लग जा रहा है ना। यस सर। देखो मेरा आंसर हो गया 1 2 3 4। ये जावा ब्रेकिंग स्टेटमेंट जो ब्रेक स्टेटमेंट है ना, ये मुझे एलन यहाँ पर मेरा लास्ट वाला एलन नहीं था, इसीलिए मैं मेरा यहाँ पर नहीं काम कर रहा है। मैं क्या करूंगा, यहाँ एक और सिस्टम डॉट डॉट प्रिंट एलन लिख दूंगा, साउट लिख दूंगा और अब मेरा काम करने लगेगा। नीचे आ जाएगा, एक लाइन और नीचे आ जाएगा, देख लेते हैं फटाफट। हाँ, तो ये हो गया दोनों मेरा स्टेटमेंट का क्राइटेरिया, ठीक है। अब मैं ना सिर्फ इसको पूरा का पूरा काम करने वाला हूँ, बट अब मैं थोड़ा सा और ब्रेक स्टेटमेंट को नेस्टेड लूप के साथ यूज करने वाला हूँ। फिर से मैं बता रहा हूँ, ब्रेक ब्रेक स्टेटमेंट को नेस्टेड लूप के साथ बताने वाला हूँ, ठीक है ना। अब ये नेस्टेड लूप के साथ कैसे काम करता है, सो समझने वाली बात है। मैं लिखता हूँ फॉर, मैं ये पूरा का पूरा स्टेटमेंट कॉपी कर लूंगा, ठीक है। मैं लिखूंगा फॉर int j equals to 1 semicolon j smaller than equals to 3 semicolon j plus plus, ठीक है। अब हो गया मेरा काम यहां तक एकदम परफेक्ट है। अभी देखो क्या है ना, कि मैं इसको भी ना कम कर दूंगा, मैं इसको 5 मैं इसको ना 5 कर दूंगा और मैं इसे 3 में ही तोड़ दूंगा। अब देखो क्या होगा, अब ब्रेक किसके अंदर लगा हुआ है, सर ब्रेक तो इनर लूप के अंदर लगा हुआ है। दो लूप है यहाँ पर, एक है आउटर लूप जे वाला और एक है इनर लूप आई वाला, ठीक है ना। अब ब्रेक क्या कर रहा है, सर जब इनर लूप का जो आई है उसका वैल्यू 3 हो जाता है तो बोलता है तोड़ दो। तो क्या तोड़ दो, सर इनर लूप को तोड़ दो। जब इनर लूप के अंदर ब्रेक लगा हुआ है तो इनर लूप टूटेगा, आउटर लूप नहीं टूटेगा, आउटर लूप आउटर लूप नहीं टूटेगा। नहीं टूटेगा। तो इसका क्या मतलब है सर, इसका मतलब समझते हैं फटाफट। फटाफट फटाफट इसका मीनिंग समझ लेते हैं कि इसका क्या मीनिंग बनता है। सर बेसिकली जब मैं आउटर लूप में आऊंगा, ये जो मेरा लूप है ये आउटर लूप है, ठीक है। और ये जो लूप है मेरा वो एक इनर लूप है, ठीक है ना। अब समझने वाली बात ये है मेरे को कि सर जब आउटर लूप कितना बार घूमने वाला है, सर आउटर लूप टोटल 3 टाइम्स घूमने वाला है ना, 1 से लेकर 3 तक 3 टाइम्स घूमने वाला है। तो इसमें क्या क्या होने वाला है सर, जे का वैल्यू पहले 1 होने वाला है, फिर जे का वैल्यू 2 होने वाला है, फिर जे का वैल्यू 3 होने वाला है। ओके, इनर लूप कितने बार घूमने वाला है सर, 1 से लेकर 5 तक, टोटल कितना टाइम्स घूमने वाला है, 5 टाइम्स घूमने वाला है। मतलब सर जब जब जे का वैल्यू 1 होगा तो आई वाला लूप 5 टाइम्स घूमेगा, ठीक है। फिर जे का वैल्यू 2 होगा तो भी आई वाला लूप 5 टाइम्स घूमेगा, और जे का लूप जब 3 हो जाएगा जे का वैल्यू, तब भी आई वाला लूप 5 टाइम्स घूमेगा। मतलब टोटल नंबर ऑफ इनर लूप का टोटल कितना बार इनर लूप घूमने वाला है सर, 15 टाइम्स घूमने वाला है हमारा, है ना। ये हमें पता चल गया, क्लियर, ठीक है। यस सर। अब यहाँ पर जो कैच ये है कि मैंने जो क्योंकि ये कंडीशन लगा दिया ब्रेक, ब्रेक आई इक्वल्स टू 3 देन ब्रेक, ठीक है। इफ लगा दिया तो क्या होगा, इनर लूप जैसे 2 बार घूमेगा, जब आई का वैल्यू जब 2 से 3 होने वाला रहेगा तो ये ब्रेक कर देगा। तो ये सिर्फ 2 बार घूमेगा, ये भी 2 बार घूमेगा, सर ये भी 2 ही बार घूम पाएगा, क्योंकि जैसे 3 होगा ब्रेक हो जाने वाला है। तो आउटपुट क्या आएगा, मैं आई को ही प्रिंट कर रहा हूं, तो आउटपुट क्या आएगा सर, आएगा जब जे जे फर्स्ट टाइम घूम रहा है, जे का वैल्यू जब 1 है और आई का वैल्यू भी 1 है तो 1 प्रिंट करेगा। फिर आई का वैल्यू प्लस प्लस होकर 2 हो जाएगा तो 2 प्रिंट करेगा। फिर आई का वैल्यू प्लस प्लस होकर 3 हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। यस सर। ब्रेक हो जाए तो कौन सा लूप टूटेगा सर, इनर लूप टूटेगा, आउटर इनर लूप नहीं लूप। टूटेगा।
सर ये रिटर्न कहां जाएगा, आउटर लूप के पास, क्योंकि इनर लूप तो खत्म हो चुका। अब आउटर लूप फिर से आउटर लूप के पास जाएगा, जे का वैल्यू प्लस प्लस होकर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, अब जे दूसरी बार घूम रहा है, फिर ये 1 से लेकर 5 तक घूमने की कोशिश करेगा तो 1 और 2 ही प्रिंट कर पाएगा। फिर ये जे 1 से लेकर 2 तक घूमने की कोशिश करेगा, फिर जे का वैल्यू प्लस प्लस होकर 3 हो जाएगा। फिर इनर लूप में आएगा, इनर लूप में आके 1 से लेकर 5 तक घूमने की कोशिश करेगा, पर क्योंकि 3 पे ब्रेक है तो ये क्या होगा, ब्रेक लग जाएगा हमारा, तो 1 और 2 ही तक प्रिंट कर पाएगा। ठीक है, इस कोड में एक और प्रॉब्लम है, इस कोड में ये प्रॉब्लम है कि जैसे ये आउटर लूप टूट रहा है ना, मुझे एक लाइन ब्रेक लगाना पड़ेगा, तो मैं system.out.print ln लगाने वाला हूं, मतलब साउट करने वाला हूं। इस लाइन की वजह से लाइन ब्रेक होने वाला, लाइन ब्रेक होगा ताकि 1 2 1 2 1 2 सीक्वेंस में ना आ जाए, एक के नीचे एक लाइन ब्रेक हो गया है। तो मेरा आउटपुट देख लेते हैं हम लोग। अगर इनर लूप, अगर आउटर लूप ब्रेक हो गया होता, अगर इस ब्रेक कंडीशन की वजह से आउटर लूप ब्रेक हो गया होता, ठीक है ना, वो लूप मतलब जे वाला जो लूप है वो ब्रेक हो गया होता, तो सर ये एक ही बार 1 और 2 प्रिंट कर पाता। क्योंकि आउटर लूप नहीं ब्रेक हुआ, इसीलिए एक 3 बार, जैसा 3 बार था तो 3 बार घूमा है, और 3 बार 1 से लेकर 2 तक प्रिंट हुआ है। हमारा आंसर आप देख सकते हो 1 2 1 2 1 2, परफेक्ट। ठीक है, तो दीज आर द कोड फॉर द ब्रेक एंड कंटिन्यू। कोई डाउट सुमित? नो सर। चलो फटाफट आगे बढ़ते हैं। प्रो 37 हो गया, अब प्रो 38। आज हम लोग बेसिकली, अभी तक हमने ना जावा में जितने भी चीज करे ना, उसमें एक मेन चीज हमने नहीं सीखा। मेन चीज क्या सर? सर जावा में अभी तक आप जो भी पढ़ा रहे हो ना, सब ना आप खुद से ही वेरिएबल में ले रहे हो, यूजर इनपुट कैसे करेंगे, ठीक है ना। तो आज का क्लास यूजर इनपुट इन जावा, जावा में यूजर इनपुट कैसे ले, ठीक है ना। जावा में यूजर इनपुट लेने के लिए एक क्लास इंट्रोड्यूस किया गया, ठीक है, उसको बोलते हैं स्कैनर। जैसे हम लोग कुछ इस तरह से लिखते थे, हैश इंक्लूड आयो स्ट्रीम, यस सर। है ना, यस लिखा सर। करते थे, ठीक है ना। उसी यस तरह सर। इसके अंदर क्या होता था सर, ये क्यों लिखते थे सर, क्योंकि इसी इसी हेडर फाइल के अंदर दो चीज होते थे, एक होता था सी आउट, दूसरा होता था हमारा इनपुट सी आउटपुट। इन, ठीक है ना। सी आउट और सी इन वाला जो दोनों जो हमारे पास जो यूज करते थे हम लोग, सी आउट सी इन, ये आईओ स्ट्रीम के अंदर ही होता था। आईओ स्ट्रीम का फुल फॉर्म क्या है, इनपुट आउटपुट स्ट्रीम, ठीक है ना। इसी स्ट्रीम के थ्रू हम लोग इनपुट या आउटपुट ले सकते थे, ठीक है। अब देखो बेसिकली क्या हुआ कि इस तरह की चीज जावा में भी आया। जावा में इसको हम लोग बोलते हैं, जावा में लोग कैसे लिखते हैं, लिखते हैं इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर। स्कैनर का एस बड़ा होता है, स्कैनर का एस बड़ा होता है, जैसे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन का जो एस है ये कैपिटल होता है, उसी तरह स्कैनर का एस भी क्या होता है, यहाँ कैपिटल होता है। क्लियर? कैपिटल होगा। जैसे हम यस लोग सर। इस लाइन को हमेशा लिखा करते थे ना, इनपुट आउटपुट यस देने सर। के लिए, देने के लिए, है ना, उसी तरह हम लोग यहाँ पर इनपुट लेने के लिए लिखते हैं सिस्टम डॉट, ये सॉरी, इनपुट इनपुट जावा जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर, डॉट स्कैनर। ठीक है। सर ये स्कैनर क्या है? क्लास है। क्या है? क्लास। सर हमने सी प्लस प्लस में पढ़ा था किसी भी क्लास को कैसे यूज करते हैं। हमने पढ़ा था सर, क्लास अगर है हमारे पास, क्लास है तो उसको यूज करने के लिए हमें क्या बनाना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट, एग्जैक्टली। तो यहाँ ऑब्जेक्ट बनाने के लिए अब मैं यहाँ स्कैनर ऑब्जेक्ट बनाना चाहता हूं, स्कैनर ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, ठीक है। स्कैनर ऑब्जेक्ट बना रहा हूं मैं, ठीक है। स्कैनर ऑब्जेक्ट बनाने के लिए हम लोग सबसे पहले लिखते हैं स्कैनर क्लास का नाम, ठीक है। किसी का भी ऑब्जेक्ट बनाने के लिए हम लोग कैसे सी प्लस प्लस में लिखते थे सर, क्लास का नाम, क्लास नेम, क्लास नेम। फिर ऑब्जेक्ट नेम, ऑब्जेक्ट नेम, ठीक है। तो यहां पे सेम लिखेंगे, स्कैनर है हमारा क्लास का नेम, ट्रू। क्लास नेम क्या है, स्कैनर है। स्कैनर। इन ले लिया मैंने ऑब्जेक्ट का नाम,
या फिर मैं obj1 भी ले सकता था, मेरा मन। बस रूल sir. क्या है, ऑब्जेक्ट का नाम भी क्या है, एक आइडेंटिफायर है, तो आइडेंटिफायर का जो रूल है यहाँ सेम है। ठीक है, मैं मोस्टली स्कैनर का नाम हम लोग इन लेते हैं, तो मैं इन ले लेता हूं, इक्वल्स टू न्यू स्कैनर, फिर अंदर लिखते हैं सिस्टम डॉट इन। बस इतना ही आपको लिखना, ये चीज आप अच्छे से समझ लो, याद कर लो, इसमें कोई खास बात नहीं है। स्कैनर एक क्लास है, इन उसका ऑब्जेक्ट है, इक्वल्स टू, ये मैं रेफरेंस रख रहा हूं, न्यू स्कैनर। ठीक है, न्यू स्कैनर और सिस्टम डॉट इन लास्ट में। अगर ये चीज आपको याद हो जाए ना, या फिर ये चीज आप अच्छे से समझ जाओ ना, तो आप एक चीज अच्छे से समझ जाओगे कि सर किसी भी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने के लिए, किसी भी क्लास से ऑब्जेक्ट बनाने के लिए हम लोग इसी तरह से लिखते हैं। फिर से मैं बता रहा हूं, किसी भी क्लास से ऑब्जेक्ट बनाने के लिए हम लोग इसी तरह लिखते हैं। जैसे क्लास का नाम यहाँ pro38 है, तो मैं अगर pro38 से ऑब्जेक्ट बनाना चाहता हूं, pro38 obj1 इक्वल्स टू न्यू pro38 और उसके अंदर ब्रैकेट देकर मैं छोड़ दूंगा, तो ये हो गया मेरा pro38 क्लास से ऑब्जेक्ट बना लिया मैंने। ठीक है, उसी Object. तरह Yes, हाँ, sir. मैंने किसी भी क्लास को यूज करने के लिए ऑब्जेक्ट बनाना जरूरी है, तो pro38 नाम के, मैंने pro38 नाम का क्लास से मैंने एक ऑब्जेक्ट बना लिया। ऑब्जेक्ट बनाना बहुत इजी है, बस हम लोग यहाँ एक नया कीवर्ड यूज करते हैं, दैट इज नोन एज अ न्यू कीवर्ड। और ऐसी बात नहीं है कि हमने C++ में न्यू नहीं यूज किया है, C++ में भी हमने न्यू यूज किया व्हेन वी आर यूजिंग द वर्चुअल कीवर्ड यूज किया था ना, फंक्शन ओवरराइडिंग में, तब हम लोग सी प्लस प्लस में न्यू कीवर्ड यूज करते थे, अगर आपको याद हो तो। ठीक है, अगर Yes, नहीं sir. याद है तो आप डेफिनेट रिकॉर्डिंग्स को एक बार फिर से देखें, बट राइदर दिन यहाँ पर आप देख सकते हो कि हम लोग किस तरह से एक क्लास से ऑब्जेक्ट बनाते हैं, सिंपल। Yes, sir. अब आपको क्लास के अंदर दो चीज याद होंगे, क्लास के अंदर दो चीज हुआ करते थे, एक डेटा मेंबर, एक मेंबर फंक्शन, याद है? Member function. Yes, sir. ठीक है, उसी तरह स्कैनर नाम की क्लास के अंदर ना बहुत सारे अलग अलग मेंबर फंक्शन हैं। ठीक है, स्कैनर नाम के क्लास के अंदर बहुत सारे मेंबर फंक्शन हैं। ठीक है ना, स्कैनर एक क्लास है, क्लास के अंदर तो दो ही चीज होते हैं, डेटा मेंबर या मेंबर फंक्शन। तो स्कैनर नाम के क्लास के अंदर बहुत सारे मेंबर फंक्शन है हमारे पास। सर कौन कौन से मेंबर फंक्शन है और ये मेंबर फंक्शन हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं? विद द हेल्प ऑफ दिस मेंबर फंक्शन हम लोग स्कैनर को यूज कर पाएंगे। क्या कर पाएंगे? स्कैनर को यूज कर पाएंगे। Use ठीक है कर ना? पाएंगे. Yes, ठीक sir. है, अब कौन कौन से मेंबर फंक्शन है हम लोग ये समझते हैं बहुत इजीली। हमारे पास कुछ कुछ मेंबर फंक्शन है, और वो सारे मेंबर फंक्शन को देखो, अब किसी भी क्लास से अगर मैं जो मेंबर फंक्शन को यूज करना है तो मैं क्या करूंगा सर? सबसे पहले तो क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, बनाऊंगा ना, Yes, sir. Object बनाना होगा ऑब्जेक्ट पहले. बनाना होगा। फिर मैं लिखूंगा ना ऑब्जेक्ट डॉट फंक्शन का नाम। ऑब्जेक्ट कैसे? जैसे हम लोग लिखा करते थे सी प्लस प्लस में, obj1 डॉट, हमारा जो फंक्शन का नाम होता था fun1, इस तरह से हम लोग कॉल करते थे, याद है? Yes, sir. करते थे। यहाँ भी यहाँ स्कैनर ऑब्जेक्ट का क्या नाम है? In. इन। तो इन डॉट नेक्स्ट इंट। ठीक है, इन डॉट नेक्स्ट डबल, इन डॉट नेक्स्ट फ्लोट, इन डॉट नेक्स्ट इन डॉट नेक्स्ट लाइन, इन डॉट नेक्स्ट बुलियन। ठीक है, अब ये सारा का सारा चीज आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, ये सारा का सारा चीज समझना पड़ेगा। समझते हैं? सर ये जो पहला फंक्शन है ना, इसमें इन तो हमारा ऑब्जेक्ट है, इन क्या है? Object. ऑब्जेक्ट है। सो ये जो डॉट है ना, से एक ऑपरेटर है। ठीक है ना, एक ऑपरेटर। ठीक है, डॉट क्या है हमारे यहाँ? एक ऑपरेटर। क्लियर? कोई Yes, डाउट? sir. No, sir. क्लियर? डॉट हमारा एक ऑपरेटर है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। ठीक है ना, अब ये डॉट ऑपरेटर करता क्या है बेसिकली?
समझते हैं सर। बेसिकली ये डॉट ऑपरेटर बताता है कि सर ये ऑब्जेक्ट में से मैं कुछ कॉल कर रहा हूं, इस ऑब्जेक्ट के थ्रू मैं कुछ कॉल कर रहा हूं, यही डॉट ऑपरेटर बताता है। ठीक है ना, ये इस ऑब्जेक्ट के अंदर का पार्ट है। क्लियर, इसमें तो कोई डाउट नहीं यस है सर। सुमित? नो सर। पक्का, चलो गुड फाइन। अब मैं नेक्स्ट चीज ये देखूंगा कि सर ये मेरे डॉट ऑपरेटर के बाद क्या लगा हुआ है। सर ये डॉट ऑपरेटर के बाद ना एक चीज लगा हुआ है ना, और वो चीज क्या है इसके बारे में थोड़ा हम लोग पढ़ते हैं। हमने लिखा है नेक्स्ट आई एन टी। सर आई एन टी का आई कैपिटल है। सर जावा इज अ केस सेंसिटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जावा इज अ केस सेंसिटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो यही चीज आपको ध्यान में रखना है। अगर आई एन टी का इंट का आई कैपिटल है तो आपको भी यहां जब आप इस फंक्शन को यूज कर रहे हो तो इसका आई आप कैपिटल रखोगे, कोई डाउट नहीं है? नो सर। ओके, बोला गया इट इज स्कैनर क्लास फंक्शन मेंबर फंक्शन which is used to take a okay fine, which is used to take a integer int user input। फाइन, बोला गया कि सर इट इज अ स्कैनर क्लास मेंबर फंक्शन, मेंबर स्कैनर क्लास फंक्शन। का मेंबर मेंबर फंक्शन है। फंक्शन। मतलब सर ये कि एक स्कैनर क्लास का मेंबर फंक्शन है और ये यूज किया जाता है टू टेक अ इंटीजर Which is इनपुट used to फ्रॉम take यूजर, टू टेक अ इंटीजर user इनपुट take a integer input from a user। ठीक है, कोई डाउट नहीं है? no sir। इट इज यूज टू टेक अ इंटीजर इनपुट फ्रॉम अ यूजर। ठीक, अब सेम डबल क्यू यूज किया जाता है सर, डबल में भी सब कुछ सेम है। डबल क्यू यूज किया जाता है डबल इनपुट लेने के लिए। डबल इनपुट मतलब सर डबल इनपुट किस तरह का होगा? तो जैसे हमने लिया है 9.333333, इस तरह का नंबर अगर देना है डेसिमल में तो मुझे किस तरह का फंक्शन यूज करना पड़ेगा? इस तरह का, डबल। है ना। फ्लोट लेने के लिए जैसे 9.33 वाला इनपुट लेना है तो मुझे इस तरह का फंक्शन यूज करना पड़ेगा। सर मुझे नेक्स्ट नेक्स्ट बहुत अच्छा चीज है, नेक्स्ट समझो। नेक्स्ट मैंने अगर मुझे सौरभ लिखा है, मैंने सौरभ, ठीक है ना। अब ये सौरभ जो एक वर्ड है, सौरभ एक वर्ड है, पर अगर मैं सौरभ रॉय लिख देता तो दो अलग अलग वर्ड है, तो एक तरह का सेंटेंस बन गया। यस और नो? एक से ज्यादा वर्ड है ना, मैं मान सकते हो एक तरह का सेंटेंस बन गया, एक लाइन बन गया, है ना, यस सर। है ना। तो जैसे मैं लिखता हूं आई एम आई एम, या फिर आई एम सौरभ रॉय। ठीक, आई एम सौरभ रॉय एंड आई लव जावा। ठीक है, मैंने लिख दिया। तो बेसिकली क्या बन गया पूरा का पूरा? एक सेंटेंस। सेंटेंस। तो सर ये सेंटेंस किस तरह का है? सर इसको किस तरह का बोलेंगे? स्ट्रिंग, STRING, स्ट्रिंग। स्ट्रिंग। कोई डाउट नहीं है? नो सर। पर नेक्स्ट क्या करता है अब जानने की बारी है। नेक्स्ट, नेक्स्ट जो फंक्शन है ये क्या करता है? सर नेक्स्ट फंक्शन हमारे लिए एक छोटा सा काम करता है। सर हम भले ही पूरा का पूरा सेंटेंस लिखेंगे, ये सिर्फ इस सेंटेंस का पहला वर्ड इनपुट लेगा, पहला वर्ड इनपुट लेगा, वर्ड। पहला वर्ड इनपुट हाँ, अब लेगा। ये वर्ड नहीं है आई। आप सोचोगे सर आई आपने इनपुट करवाया तो सर आप आई आ रहा है, अगर मैं सौरभ इनपुट करवाऊंगा तो ऐसा आएगा? नहीं, मैं सौरभ इनपुट करवाऊंगा तो इस पूरे के पूरे सेंटेंस में से पहला वर्ड क्या है? वर्ड। सौरभ।
यस वर्ड इज अ सौरभ, पर अगर मैं कैरेक्टर बोलता तो एस बोलते आप, या अल्फाबेट बोलता तो एस बोलते आप। वर्ड एक सौरभ है, तो मैं कितना भी बड़ा सेंटेंस लिख दूं, पैराग्राफ लिख दूं, या फिर बंच ऑफ पैराग्राफ लिख दूं, वो सिर्फ एक ही वर्ड लेगा, जो कि पहला वर्ड होगा वो होगा मेरा, जैसे यहाँ पे मेरा पहला वर्ड है वो है मेरा सौरभ। ठीक है, सौरभ ले लेगा। ठीक है, कोई डाउट नहीं। ठीक है, और नेक्स्ट लाइन ठीक उल्टा करता है। नेक्स्ट लाइन में अगर मैंने इस तरह का इनपुट दिया है, ठीक है ना, तो किस तरह का इनपुट लेगा सर वो, सर डायरेक्टली पूरा ले लेगा। नेक्स्ट लाइन मतलब अगर मुझे पूरा का पूरा सेंटेंस लेना है, एक वर्ड, देखो सोचो अगर मुझे एक कैरेक्टर देना है तो भी नेक्स्ट लाइन लगा सकते हैं सर, एक पूरा वर्ड देना है तो भी एक नेक्स्ट लाइन लगा सकते हैं, एक सेंटेंस देना है तो भी एक नेक्स्ट लाइन लगा सकते हैं। ठीक है ना। और अल्टीमेटली मुझे अगर इस तरह की चीजें करने, वर्ड सेंटेंस या फिर इस तरह कोई भी चीजें मुझे देनी है, तो मैं, या फिर पूरा का पूरा पैरा देना है तो मैं नेक्स्ट लाइन को यूज करूंगा। नो डाउट। ठीक है, नो सर। तब नेक्स्ट लाइन का यूज होगा। अब बुलियन किस तरह का इनपुट देता है सर, या फिर ट्रू लेगा या फिर फॉल्स लेगा। ठीक है, कोई डाउट नहीं है। नो सर। ठीक है, तो फटाफट चलते हैं। इनपुट्स आई होप कि सारे के सारे आपने फंक्शन समझ लिए होंगे। मेंबर फंक्शन है सारे के सारे हमारे एक स्कैनर क्लास के। अब इनको फटाफट यूज कर लेते हैं और देख लेते हैं कि हमारा कैसे काम करेगा नहीं करेगा। ठीक है, मैं एक नया फटाफट क्लास बना लेता हूं। ठीक है, आ जाते हैं यहाँ पर और एक नया क्लास बना लेते हैं फटाफट, प्रो 39। ठीक है, तो जैसे मैंने पढ़ाया था थोड़ी देर पहले, एकदम सेम यूटिलाइजेशन करेंगे, कुछ अलग नहीं करने वाले, कुछ नया नहीं करने वाले। ठीक है ना। यूटिलाइजेशन और अप्रोच एकदम सेम रहेगा। सबसे पहले मैं मेन बना लूंगा। मेन बनाने के बाद मैं सबसे पहले क्या करने वाला हूं, यहाँ इंपोर्ट करने वाला हूं। किस चीज को इंपोर्ट करूंगा सर, स्कैनर क्लास को। ठीक है, स्कैनर मैंने इंपोर्ट कर लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसको इंपोर्ट करने के बाद सबसे पहला काम क्या है हमारा, स्कैनर का ऑब्जेक्ट बनाना, स्कैनर से ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनाना। बनाना। इन इक्वल्स टू न्यू स्कैनर और सिस्टम डॉट इन, बस इतना हमने लिख दिया तो स्कैनर का ऑब्जेक्ट बन गया। ठीक है, अब ये पूरा का पूरा काम में ना एक चीज तुमने नोटिस किया होगा सर, आप डायरेक्टली लिख रहे हो, पर जानते हो इनपुट लेंगे, यूजर से इनपुट लेंगे तो उसे किसी वेरिएबल में तो स्टोर करेंगे ना, हाँ या ना। यस सर, स्टोर तो करेंगे अगर सर। मैं इंटीजर इनपुट लूंगा तो मैं क्या करूंगा सर, इसके आगे मैं एक इंटीजर वेरिएबल बना के स्टोर कर दूंगा। जैसे मैं ले लेता हूं ए, मैं अब क्या करूंगा सर, ये इंटीजर वेरिएबल अब जो भी यूजर से इनपुट आने वाला, जैसा भी इनपुट हो, वो 1 2 3 4 5 हो, वो 10 हो 15 हो, जो भी इनपुट आएगा वो कहां स्टोर हो जाएगा, वेरिएबल ए में स्टोर हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह मैं यहां बनाने वाला हूं। अब मैं यहाँ एक वेरिएबल लेने वाला हूं इनपुट के लिए, जैसे मुझे एक नंबर लेना है num1 और मुझे दूसरा भी नंबर लेना है num2। ठीक है, दो मैंने बना लिए। ठीक है, अब मुझे दोनों का सम दिखाना है, तो मैं लिखूंगा यूजर से इंटर योर फर्स्ट नंबर। ठीक है ना, मैं लिख दिया। अब मैं कैसे इनपुट लूंगा यूजर से, ये देख लो, बहुत इजी है। लिखूंगा num1 इक्वल्स टू इन डॉट नेक्स्ट इंट, बस इतना लिख को छोड़ दूंगा। फिर मैं लिखूंगा साउट इंटर सेकंड नंबर। ठीक है ना, और मैं इतना लिख के मैं क्या करूंगा, मैं डायरेक्टली लिख दूंगा num2 इक्वल्स टू इन डॉट नेक्स्ट इंट, क्योंकि दूसरा भी मैं नंबर लेने वाला हूं। यस और नो, सर। कोई डाउट, नो सर। पक्का ना, यस सर। एकदम कोई डाउट नहीं है, एकदम परफेक्टली स्मूथली समझ में आ रहा है चीजें, यस सर। क्लियर। अब मैं क्या, अब जो भी यूजर नंबर देने वाला है वो तो मुझे पता है कि सर वो कहीं ना कहीं मेरे नम वन और नम टू पे स्टोर होने वाला है, तो दोनों को सम करूंगा, दोनों को सम प्रिंट करूंगा, तो लिखूंगा सम इक्वल्स टू num1 प्लस नम num2। num2, लिखूंगा साउट सम ऑफ गिवन नंबर। सम ऑफ गिवन नंबर मैंने लिख दिया, और मैं यहाँ प्लस लिख के मैं लगा दूंगा अपना वेरिएबल जिसमें मैंने सम करके रखा है। ठीक है ना, अब देखते हैं कि क्या होता है, कैसा आउटपुट आता है, कैसा इनपुट आता है, इसको समझते हैं फटाफट। ठीक है,
ठीक है, देखो मुझे लिखा हुआ आ रहा है Yes, sir. इंटर द फर्स्ट नंबर, मैं फर्स्ट नंबर अपने Enter कीबोर्ड your से first 20 number. इंटर करता हूँ, इंटर सेकंड नंबर मैं 30 इनपुट करता हूँ, और देखो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट से कर दिया हमने 50 प्रिंट हो गया हमारा, 50. एकदम परफेक्ट है। ठीक है ना सर, कल को आपने अगर यहाँ पर ये जो इंट टाइप का वेरिएबल आपने बनाया, आपने अगर इसे डबल बनाया होता तो क्या करते हम लोग, क्या करते सर, इनपुट लेते हुए हम लोग लिखते डबल, क्या लिखते नेक्स्ट डबल, क्या लिखते नेक्स्ट डबल, बस Double. इतना ही। और सम भी तो सर एक इंटीजर वेरिएबल है, तो सम में तो स्टोर नहीं कर सकते, तो सम को भी डबल कर देते, अब हमारा काम हो जाता। अब मैं अगर लिखता 9 पॉइंट, यहाँ में लिखता 9.333, ठीक है, और यहाँ लिखता 11.777, तो आंसर क्या आता है मेरा 10.777 लिखता हूँ। चलो आंसर क्या होता है बताओ। 20 आ जाता, sir. एग्जैक्टली 20.11। बात के 7 नहीं जोड़ोगे आप, Yes, sir. हाँ ये 7 10 बनाता, एक एक डिजिट आगे कैरी फॉरवर्ड नहीं होता, Yes, sir. तो ये 20 ट्वेंटी 20.11. पॉइंट वन वन जीरो हमारा आंसर होता। ठीक है, इस चीज़ को एकदम ध्यान में रखें कि इस तरह से भी चीज़ें होती हैं। 7 + 7 10 होता, तो पहले एक जीरो नीचे रहता, बाकी नंबर कैरी फॉरवर्ड होता, तो फिर ये सेवन, Yes, थ्री sir. प्लस सेवन हो जाता मेरे लिए क्या 10, और 10 + 1 11, तो 11 का पहला वन हमारे पास आता और एक वन कैरी फॉरवर्ड हो जाता। तो ये हमें पता है, सिंपल मैथमेटिक्स एडिशन में हम लोग यूज़ करते हैं, एकदम परफेक्ट कैलकुलेशन हो रहा है। जिस तरह का इनपुट लेना है, डबल इनपुट लेना है तो नेक्स्ट डबल यूज़ करेंगे। सर ये कहीं देखा देखा लग रहा है सर, ये मुझे बताओ कि सी प्लस प्लस में ये आपको अगर याद होगा तो हम लोग कैसे लिखा करते थे, मैं एक बार फिर से आपको दिखाना चाहता हूँ। सी प्लस प्लस एक बार फिर से देखेंगे हम लोग क्या करते थे सर, सी आउट लिखते थे, एकदम लिखते थे सर, लिखते थे ना, Sir. हाँ, और लिखते थे Enter first number. हाँ, एकदम सेम लिखते थे, इंटर फर्स्ट नंबर लिख देते थे, ठीक है, Scene. सीन लिखते थे, ठीक है, Scene. ओके। अब जैसे यहाँ नम वन ले लिया, तो इस तरह से Number. एक मिनट रुकिएगा ना सुमित। Yes, sir. ओके सुमित, समझ में आया, Yes, sir. ठीक है। अब ले लेते हैं दूसरा नंबर, इंटर सेकंड नंबर, ठीक है ना, सेकंड नंबर, और मैं ले लेता हूँ यहाँ पर नम 2, यही करता मैं, सेम यहाँ भी वही कर रहा हूँ। यहाँ पर सी आउट की जगह हम लोग सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन लिखते हैं, तो उसके अंदर लिखूंगा सर यहाँ पर सी इन सी आउट जैसा कुछ भी नहीं होता, तो यहाँ पर हम लोग सी इन की जगह हम लोग ले लेते हैं इन डॉट नेक्स्ट, जिस तरह का भी इनपुट आने वाला है। अगर कल को सर मेरा इंटीजर इनपुट आने वाला है, तो मैं इंटीजर इंटीजर वेरिएबल बनाऊंगा, और मैं नेक्स्ट इन डॉट नेक्स्ट इंट लिखूंगा, ठीक है सर, क्योंकि अभी मैं डबल इनपुट लेने वाला हूँ, इसलिए मैंने लिखा है इन डॉट नेक्स्ट डबल। इज दैट क्लियर? Yes, sir. एकदम सिमिलर है जावा सी प्लस प्लस में, बस कुछ सिंटैक्स का ऊपर नीचे है, बाकी एकदम सेम चीज़ है, कोड वैसे ही लिखने वाले हो, लॉजिक सेम होगा, सब कुछ सेम होगा, बट यहाँ पर हम लोग चीज़ों को देखेंगे इन द फॉर्म ऑफ जावा। इज दैट क्लियर? बाय यूजिंग ऑफ सिंटेक्स ऑफ जावा। एनी डाउट Java. सुमित? No, sir. ठीक है, तो आज हमने अपने लूपिंग के स्ट्रक्चर्स को समझ लिया, थोड़ा जो भी रिवाइज करना था थोड़ा मोड़ा वो हमने रिवाइज कर लिया। सर आज हमने अपने ब्रेक एंड कंटिन्यू को समझ लिया एकदम परफेक्टली। अब फ्रॉम नेक्स्ट क्लास वी आर स्टार्टिंग अवर उप्स कॉन्सेप्ट। उप्स के कॉन्सेप्ट हम लोग समझने वाले हैं जावा में, और जावा बहुत दूर तक है, बिलीव ऑन मी।
जावा में बहुत सारे ऐसे ऐसे चीज़ें हैं जो आपको समझने हैं, ठीक है ना। तो कुछ और बेसिक यस सर। स्ट्रक्चर्स जो आपको बनाने आना चाहिए जावा में। अच्छा, एरे के आपको प्रोग्राम्स आते हैं, सेम प्रोग्राम्स है एरे के, मैं आपको दिखा देना चाहूँगा एरे कैसे बनाया जाता है। फिर एक स्ट्रिंग के भी प्रोग्राम मैंने देखे हैं, हमने देखे हैं जब हम लोग सी प्लस पढ़ रहे थे, तो यहाँ स्ट्रिंग और स्ट्रिंग थोड़ा अलग है, एरे बिल्कुल सेम है, ठीक है। एरे बिल्कुल सेम है। मैं यहाँ लिख देना चाहूँगा मेन लिख लेता हूँ। एरे बनाना कितना ईजी है, बिलीव ऑन मी। इंट, ठीक है, ARR ब्रैकेट बनाते हैं, ये हो गया हमारा सी प्लस प्लस में, ठीक है ना। इंट ARR2 ब्रैकेट बना लिया, यहाँ पर इक्वल्स टू न्यू इंट, और इसके अंदर दिया 10, ठीक है। ये हमारा जावा का स्टाइल, क्लियर। इवन सी प्लस प्लस और जावा में ये दोनों स्टाइल काम करते हैं, ठीक है, ये दोनों स्टाइल काम करते हैं, क्लियर। इट इज यस नोन सर। एज इनहेरिट फॉर्म, ठीक है। अब ये 10 क्या है सर, 10 क्या है यहाँ पर, साइज ऑफ, साइज ऑफ एरे। वेरी गुड, साइज ऑफ एरे। मतलब सर ARR2 में हम लोग कितना रख सकते हैं सर, हम लोग बेसिकली कितने वेरिएबल्स 10। रख सकते हैं, मतलब कितने डेटा रख सकते हैं, 10 ही डेटा रख सकते हैं, 10। ठीक है। अब यहाँ एक और चीज़ है, सिर्फ अभी तो हमने सिर्फ एरे बनाया, उसमें वैल्यू नहीं डाला, एरे बनाया उसमें वैल्यू नहीं डाला। सर यहाँ भी एरे में वैल्यू रखने के लिए क्या इंडेक्स यूज़ करते हैं, मैं बोलूँगा हाँ जी, यहाँ भी इंडेक्स यूज़ कर सकते हैं। मैं अगर लिखूँगा ARR2 इंडेक्स 0 में अगर मैं 50 रखना चाहूँ तो कोई दिक्कत नहीं है जी, रख दिया हमने, ठीक है। यस और सर। ARR इंडेक्स 1, इंडेक्स 2 और इंडेक्स 3, 50, 90, 80, 33, ठीक है। इस तरह से मैं लिख दिया और ये हो गया इंडेक्स में। अब अगर एरे आपको पता है तो एरे में क्या हो रहा होगा, अगर हमने एरे का वैल्यू 10 दिया है तो टोटल एरे में एक बॉक्स बना होगा, यस सर बना होगा। देखते हैं सर, बेसिकली एरे में इस तरह का एक बॉक्स बना होगा, अब बना होगा, यस सर। बन गया होगा, इस तरह का एक बेसिक बॉक्स बन गया होगा एरे में, ठीक है। अब एरे का वैल्यू ARR1 है, ठीक है। अब यहाँ गौर से देखो ARR2 है बेसिकली, अब इसके अंदर इस तरह से बॉक्सेस बनने गए होंगे अंदर। टोटल कितने होंगे सर एंड टाइम तक, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और यहाँ से भी एक खींच दूंगा, 10 हो जाएंगे मेरे, टोटल हमारे 10 बॉक्स बन गए, ठीक है। तो पहले इंडेक्स और हर बॉक्स का क्या वैल्यू है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। टोटल 10 बॉक्स बन गए हमारे। अरे सर ये तो 9 तक ही है। 10 बॉक्स। अरे सर 10 इंडेक्स बॉक्स है सर। 9 है, काउंटिंग 0 से शुरू कर रहा हूँ बोल के, क्लियर, यस सर। क्लियर, एक्सक्यूज मी, फाइन। सर क्या यहाँ पर इंडेक्स वैल्यू लगा के प्रिंट करते हैं, जैसे हम लोग जाव सी प्लस प्लस में अगर आपको याद होगा हम लोग लिखते थे सी आउट, है ना, और क्या करते थे एरे का ARR रख देते थे, और एरे का जो वैल्यू है उस एरे के इंडेक्स नंबर दे देते थे, एरे एरे का इंडेक्स नंबर में जो भी वैल्यू होता था वो प्रिंट कर देता था। तो क्या यहाँ भी सेम है सर, ARR2 अगर मैं लिखूँ और उसका ब्रैकेट ऑफ अगर मैं इंडेक्स 2 लिख दूँ तो ये क्या मुझे प्रिंट कर देगा मेरे लिए, पर क्या प्रिंट करेगा सर, 80, देखें 80 आ गया, मतलब आराम से मेरा काम हो रहा है, कोई डाउट नहीं इसमें। नो सर। अभी देखो ये तो हमारे दो तरीके के से एरे बनाया हमने। पहला वाला वे में ये भी एरे बना जिसका कोई फिक्स साइज नहीं है, ठीक है। दूसरा एरे बना जिसका एक फिक्स साइज है, ठीक है। और तीसरा जो हमने ये चीज़ करके देखा सर, ये एरे के अंदर वैल्यू रख के देखा और इस तरह से हमने वैल्यू को प्रिंट करके देखा। अब मैं तीसरी तरह का एरे बना रहा हूँ, ठीक है, ARR3। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, इस तरह से वैल्यू को रख सकते हैं चाहे तो,
अच्छा ये काम नहीं कर रहा है हमारा, एरे को इनिशलाइज, ओ सॉरी एरे नहीं बनाया ये मेरे लिए, अब एरे काम कर जाएगा। सॉरी मैंने ये ब्रैकेट नहीं दिया था, वेरी सॉरी अबाउट दैट, ये ब्रैकेट मैंने नहीं दिया था इसलिए एरे दे रहा था, बट अभी एकदम परफेक्ट है। तो सर अभी देखो कि एरे आप बना सकते हो, है ना। अब देखो सिंपल सी एरे को सेम सेम लाइन में बनाया भी है मैंने, डिक्लेरेशन ऑफ एरे एंड इनिशियलाइजेशन ऑफ एरे इन सेम लाइन, ठीक है। तो इंडेक्स ये जो 10 है इंडेक्स 0 में है, ये 20 इंडेक्स इंडेक्स 1 में है, ये 30 इंडेक्स 2 में है, 40 इंडेक्स 3 में है और 50 इंडेक्स 4 में है। कोई डाउट नो सर। नहीं है। और सर ये तो जिसमें हमने कोई साइज डिफाइन नहीं किया है, अगर मैं इसको साइज डिफाइन करूंगा तो क्या होगा सर, मुझे क्या करना पड़ेगा, ए आर आर ऑफ ARR 4 4 ब्रैकेट इक्वल्स टू न्यू कीवर्ड यूज करना पड़ेगा। तो सर यहाँ इंट क्यों लगा रहे हो, देखो इसका जो ये जो ARR 4 नाम का जो एरे है वो किस डेटा टाइप से बन रहा है, इंटीजर, तो न्यू भी इंटीजर। ये जर क्लास के कॉन्सेप्ट से समझो, क्लास के कॉन्सेप्ट से। क्लास कैसे बना रहे थे सर, स्कैनर लगा रहे थे, फिर ऑब्जेक्ट बना रहे थे इक्वल्स टू, फिर स्कैनर क्लास को फिर लगा रहे थे। तो यहाँ पे सेम चीज समझो ऑपरेटर कि इंटीजर एक क्लास से समझ लेते हैं, तो इंटीजर ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू ऑब्जेक्ट न्यू, फिर क्लास, फिर क्लास क्लास ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू न्यू, फिर क्लास। और यहाँ क्या होता था सर, जो हम लोग नॉर्मली नॉर्मली जब हम लोग कोई भी क्लास को यूज़ करते हैं तो हम लोग ब्रैकेट लगाते हैं, क्या लगाते हैं, ब्रैकेट लगा देते हैं, ठीक है ना, इस तरह का सर्कल ब्रैकेट, ठीक है। पर जब एरे बनाते हैं क्या लगाते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट लगाते हैं। समझ में आ गया, यस सर। ठीक है। और इसका मैंने वैल्यू अभी 10 दे देता हूँ, है ना। और इसका वैल्यू 10 नहीं देता हूँ, इसका भी वैल्यू मैं 5 दे देता हूँ बेसिकली। और मैं सेम चीज़ करूँगा, ये मैं सेम चीज़ करूँगा, कॉपी करूँगा यहाँ पेस्ट करूँगा, ठीक है। अभी एरर आ रहा है, क्यों एरर आ रहा है इसके बारे में समझो, ठीक है। बोला गया कि एन एरे इनिशियलाइजेशन इज नॉट अलाउड हियर। मतलब सर देखो, जब किसी एरे का साइज दे दोगे ना तो उसमें डायरेक्टली इनिशियलाइजेशन पॉसिबल नहीं है। मैंने आपको पहले एरे बनाना होगा, बाद में इनिशियलाइज करना होगा, ठीक है। आपको पहले एरे बनाना होगा, बाद में उसको इनिशियलाइज करना होगा, जैसे मैंने अभी ऊपर किया है। पर यह सेम लाइन में नहीं कर सकते। पर सर अगर मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक है ना, अगर मैं इस एरे को अभी नहीं बनाता हूँ, अभी बेसिकली मैं इस एरे को इस तरह से नहीं बनाता हूँ, तो मैं क्या करूँगा सर, कैसे इस एरे को यूज़ करूँ, बाद में मुझे इनिशियलाइज करना पड़ेगा एक एक करके इंडेक्स लगा के। कोई डाउट नहीं है, नो सर। ठीक है, तो यही है, ठीक है। अब आई होप कि इतना क्लियर हुआ होगा, यस सर। ठीक है। तो ये हमारा हो गया, ठीक है। बट अगर मुझे एक ब्लैंक एरे बनाना, बिना बिना अगर मुझे देखो और एक तरीके एरे बनाने का, देखो अब मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इसे इनिशलाइज तो नहीं कर सकता, मैं इसे इनिशलाइज तो नहीं कर सकता, ठीक है, पॉसिबल नहीं है। ये मुझे क्या देगा, एरर देगा, ठीक है। पर मैं क्या कर सकता हूँ सर, देखो एरे बनाने का एक और तरीका है। ARR5 अगर मैं लिखता हूँ, ब्रैकेट इक्वल्स टू न्यू इंट, और मैं इस तरह से देता हूँ, तो अब ये मुझे एक एरर दे रहा है कि सर मुझे ना यहाँ पर वैल्यू डालो यार, मुझे कोई साइज दो, क्यों बना रहे हो तुम मुझे ऐसे। अगर मैं यहाँ साइज नहीं देता और सेम लाइन में इनिशियलाइज करना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ एक ब्रैकेट बना दूंगा और जो भी मेरा ब्रैकेट के अंदर का वैल्यू है मैं उसे दे दूंगा, ठीक है। जो भी मेरे ब्रैकेट के अंदर का वैल्यू मैं इसे दे दूंगा, तो 10 फिर से इंडेक्स 0 में चला गया, 50 इंडेक्स 4 में लाइन से इंडेक्सिंग काम करेगा और ये मुझे दे देगा। क्लियर, कोई डाउट नहीं है इसमें। नो सर। तो 5 तरीके से एरे बनाना सीखा। पहला तो ये तरीका है सर, इसको भी डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। मतलब डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं मतलब कि कुछ इस तरह से अगर मैं लिखता हूँ ARR इंडेक्स 0 इक्वल्स टू 10, तो ये देखो ये एक प्रॉब्लम आ रहा है। क्या प्रॉब्लम आ रहा है बताओ, कि सर इनिशियलाइजेशन माने इनिशियलाइजेशन वेरिएबल ARR इसमें पॉसिबल नहीं है, इसमें पॉसिबल नहीं है। नहीं है। मतलब नहीं सर है। दो इसमें ना प्रॉब्लम देखो, प्रॉब्लम देखो कितना मज़ेदार है, और एरे कितना मतलब जावा इसको कितना सिक्योर करके रखा है। नॉर्मल लोग बोलेंगे सर यार जावा में ना बहुत दिक्कत है, ये ऐसे हो रहा है, वो ऐसे हो रहा है, क्यों बनाया है। देखो समझने की बात करो, अब यहाँ समझने वाली बात है कि सर इसका कोई साइज डिफाइन नहीं किया गया है, ठीक है।
अगर इस तरह का एरे बनाना होगा ना मुझे, तो उसमें एक प्रॉब्लम है, इसमें एक प्रॉब्लम है कि मुझे सेम लाइन में बनाना होगा और सेम लाइन में ही इनिशियलाइजेशन करना होगा। मैंने डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन मस्ट बी इन अ सेम लाइन। इज दैट क्लियर? क्लियर? पर अगर मैं इस तरह सर से एरे बनाता हूँ जहां पर मैंने एरे का साइज दे दिया है, तो मुझे सेम लाइन में इनिशियलाइज करने की ज़रूरत नहीं है, या फिर मैं इसमें सेम लाइन में नहीं है। इनिशियलाइज कर ही नहीं सकता, एरर दे देगा। क्लियर? तो ये मुझे इसे यस अलग सर। अलग तरह से इनिशियलाइज करना पड़ेगा। क्लियर? ठीक है, ये फर्स्ट वाला यस सर। एग्जांपल हो गया, सेम एरे भी बना लिया और सेम लाइन में इनिशियलाइज भी किया हमने, तो कोई कोई एरर नहीं है ना। और इसमें मैंने देखा कि एरे, अगर साइज वाला एरे बनाया है तो सेम लाइन में इनिशियलाइज करना पॉसिबल नहीं है। पर सर मैंने एरे बनाया, और सर मैंने अगर इस तरह से एरे बनाया, इसको बोलते हैं एम्प्टी एरे। भाई हमारा ये भी एक एम्प्टी एरे ही था, ये भी एक एम्प्टी एरे ही है। ठीक है, इसको भी क्या करना पड़ता है, बनाना पड़ता है और सेम लाइन में इनिशियलाइज करना पड़ता है। बस इनिशियलाइजेशन के लिए यहाँ क्या है कि सर इस वाले में हम लोग इक्वल्स टू लगाते हैं, और इस वाले में न्यू लिख के इस तरह यहाँ बस इक्वल्स टू नहीं लगाते हैं। समझ में आया? बस इतना ही यस सर। अंतर है, बस इतना ही फ़र्क है, और हमारा एरे मस्त काम करेगा। मैं अगर साउट लिखता हूँ, मैं लिखता हूँ ARR5 और मैं ब्रैकेट ऑफ इंडेक्स 4 लिख देता हूँ, तो सर कोई एरर नहीं है, और मुझे 50 प्रिंट करके ये दे देगा। देख लेते हैं हम लोग इस प्रोग्राम को पूरा रन करके परफेक्टली काम कर रहा है कि नहीं। और ये मुझे 50 दे रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे 50 मिल रहा है। ठीक है, तो ये मेरा काम कर रहा है, एकदम परफेक्टली काम कर रहा है, और इस तरह से हम लोग एरे को यूज़ करते हैं। ठीक है, क्लियर? तो नेक्स्ट क्लास